2 के साथ हम लोग लेक्चर नंबर 1 पे क्या पढ़े उसका एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द रिवीजन और स्टार्टिंग द लेक्चर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड बेल आइकन पे क्लिक करना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक लेक्चर नंबर 1 पे स्टडी किए थे? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम लोग स्टडी कर लिए थे ये वाला नोट तक, मेसोपॉज इज द ओल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। हम लोगों ने आई थिंक सो इस पॉइंट को पढ़े थे। एंड हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर around -85 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक हम लोग का लास्ट था, हमने यहाँ तक पढ़ा था। मैंने आप लोगों से बोला था कि मेसोपॉज क्या होता है, मैं अगला लेक्चर पे बताऊंगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं मेसोपॉज के बारे में, ट्रोपोपॉज के बारे में एंड स्ट्रैटोपॉज के बारे में। चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्रोपोपॉज, और हम इसे देंगे ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या होता है? ट्रोपोपॉज बिटवीन स्ट्रैटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर का जो लेयर होता है उसको हम लोग ट्रोपोपॉज करते हैं। लेयर नहीं बोल सकते हैं, उसका जो जोन का जो मतलब जहाँ से ट्रोपोपॉज ख़त्म होता है और वहाँ से जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर ख़त्म होता है वहाँ से स्ट्रैटोस्फीयर स्टार्ट होता है। उस मतलब देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। समझिए ये हम लोग का ट्रोपोस्फीयर है, ये हम लोग का ट्रोपोस्फीयर है। यहाँ का लेयर ये ख़त्म हुआ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए स्ट्रैटोस्फीयर, यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटोस्फीयर स्टार्ट किए। तो बिटवीन ये दोनों के बीच पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज। फिर आते हैं ये जो है, देखिएगा ये जो है हम लोग, इसके बाद मेसोस्फीयर आता है। मेसोस्फीयर का जो ये बिटवीन जो होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटोपॉज। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है थर्मोस्फीयर।
थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के जो बिटवीन का जो लेयर होता है, मतलब जोन का जो पॉज होता है, उस पॉज को हम लोग बोलते हैं मेसोपॉज। मेसोपॉज, यही मेसोपॉज ये है। मेसोपॉज इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड हैज एन एवरेज टेम्परेचर अराउंड -85 डिग्री सेल्सियस। -85 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, ट्रोपोपॉज इज बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर जोन इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। आप लोग क्या लिख सकते हैं? ट्रोपोपॉज इज बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर जोन इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। वैसा ही स्ट्रेटोपॉज, वैसा ही मेसोपॉज। इसका आपको कुछ नहीं डिस्कस करने का है, बस यही आपको लिखने का है। बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फीयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। बिटवीन मेसोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर इज स्ट्रेटोपॉज। बिटवीन थर्मोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर इज मेसोपॉज। बस इसमें यही हम लोग को डिस्कस करना था, जो हमने डिस्कस हो गया, जो हमारा डिस्कस हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, हम लोग इरेज करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा ओजोन लेयर। वो क्या होगा? ओजोन लेयर। आज हम लोग का टॉपिक होगा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर। आज हम लोग ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे। ओजोन लेयर कैसा फॉर्म होता है? हम लोग को पता है कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर पे मिलता है। ओजोन लेयर कहाँ पे मिलता है? स्ट्रेटोस्फीयर पे मिलता है। ओजोन कहाँ पे मिलता है? स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन मिलता है। हमने ये आप लोग को नोट करवाया था, स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन मिलता है। वी फाउंड स्ट्रेटोस्फीयर पे हम लोग को ओजोन मिलता है। ठीक है, हम लोग को स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे ओजोन कैसा फॉर्म होता है। रिएक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन कैसा फॉर्म होता है। देखिए ओजोन कैसा फॉर्म होता है। लेट्स सी हाउ ओजोन फॉर्म्स। ओजोन फॉर्मेशन। यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग को लिखना है। एक पॉइंट लिखना है। वो पॉइंट क्या है? डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट, इसको हम लोग DU से डिनोट करते हैं। इज अ कन्वीनियंट measure measure of the amount of ozone overhead। ये आपका बुक का लाइन है, ये आपका बुक का है। डॉप्सन यूनिट हम लोग को ओजोन मेजर करने में हेल्प करता है। इसको हम लोग DU से डिनोट करते हैं।
ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये मैं नोट पे भी दूंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक लेक्चर के बाद नोट दूंगा, बट मैं ये लेक्चर के बाद नोट नहीं दिया क्योंकि इस चैप्टर में और बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, तो उसको ही पढ़ कर हम लोग उसके बाद एक बार में ही हम लोग इम्पोर्टेंट नोट्स या क्वेश्चन देंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। मैं और इसका नेक्स्ट पॉइंट बोलना चाहता हूँ, उतना डीप में नहीं लिखाना है। ओजोन फॉर्मेशन कैसा होता है देखिए, ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन फॉर्मेशन कैसा होता है, इसका रिएक्शन देख लीजिए। O2 O++ यूवी रेडिएशन में, फिर ये O2 फिर O से रिएक्ट करता है और हम लोग को O3 देता है। ये ओजोन फॉर्म ऐसा ही होता है रिएक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रैटोस्फीयर में जो यूवी रेडिएशन होता है, जो सन से आता है, जो यूवी रेडिएशन होता है जो सन से आता है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हम लोग को O रेडिकल देता है। O रेडिकल देता है विच कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, समझे। ये O रेडिकल हम लोग को दिया जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वो ओजोन देता है। यही इस पे आता है ओजोन फॉर्म कैसा होता है। इन स्ट्रैटोस्फीयर UV radiation from sun reacts with oxygen and give us radical O, and that radical combines with oxygen to produce ozone। यही आता है। उसके बाद हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन जो डिप्लेशन मतलब ओजोन लेयर जैसा, ओजोन जैसा छेद हो गया, वो छेद ओजोन लेयर जो घट रहा है दिन के दिन, वो क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोग ये उतार लिए हैं, इसको हम लोग अभी इरेज कर देते हैं। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। कॉपी पेन निकाल कर बैठना, नोट करते जाना। यहीं पे हम लोग ऐड कर देते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कैसा डिप्लेट होता है, कैसा डिप्लेशन होता है ओजोन लेयर का, ये बुक पे है, इसका पॉइंट है। हम लोग अभी आपको सिर्फ समझाएंगे ओजोन लेयर कैसा डिप्लेट होता है, कैसा क्या होता है। अभी सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए आप लोगों को हम लोग लिखवा भी देते हैं ओजोन लेयर कैसा डिप्लेट होता है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओजोन लेयर का जो फर्स्ट जो डिप्लेशन होता है, फर्स्ट पॉइंट, ये सब आपके बुक पे है, ये सब मैं बुक से लिखवा रहा हूँ। ये सब बुक पे है। नेचुरल प्रोसेस, ओजोन कैन ऑल्सो combine with O to produce
O2 under natural condition, मतलब O3 प्लस O, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो यहाँ पे 2, यहाँ 2, सब समझ रहे हैं। उसके बाद द नेचुरल डिप्लेशन स्ट्राइक विद द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। देखिए ओजोन लेयर डिप्लेट कैसा होता है, ये तो फर्स्ट पॉइंट है। ओजोन कैन ऑल्सो कंबाइन विथ O, ओजोन कंबाइन होता है O के साथ, मतलब O3 कंबाइंस विथ O टू प्रोड्यूस O2 अंडर नेचुरल कंडीशन। कुछ नेचुरल सर्कमस्टेंस में ओजोन O के साथ कंबाइन होता है और हम लोग को फिर ऑक्सीजन दे देता है। ऐसा ही करके ओजोन लेयर डिप्लेट होता है, ये नेचुरल प्रोसेस था। अब हम लोग देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस। नाउ वी विल सी, ये उतार लीजिए या बुक पे आप लोगों का है, मैं बोल दूंगा। ये आप लोगों का बुक पे पेज नंबर 4 में है, ये पेज नंबर आप लोगों का बुक का 4 पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं एंथ्रोजेनिक प्रोसेस। ये मैं चलिए लिख ही देता हूँ, पॉइंट नंबर 2 एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस। ये क्या होता है हम अभी डिस्कस करेंगे। एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस क्या होता है। एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस ये होता है several chemicals such as oxide of nitrogen, commonly referred, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, और ये नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन can destroy ozone and create ozone hole and create ozone hole, ठीक है। इसका ये लिख लीजिए Cl plus O3 ClO plus O2, ये बता लीजिए फास्ट। हम लोग फिर अभी इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ये जैसे कि साफ लिखा हुआ है इसमें। फास्ट उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेवरल केमिकल्स सच एज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन CFCs कैन डिस्ट्रॉय ओजोन एंड क्रिएट ओजोन होल। मतलब बहुत सारा केमिकल्स का जो ऑक्साइड होता है सच एज नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है, CFCs होता है, ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है और ओजोन में होल बना देता है, मतलब ओजोन में छेद कर देता है, ओजोन लेयर में छेद कर देता है। इसका हम लोग इक्वेशन ये देखते हैं, क्लोरीन जब O3 के साथ रिएक्ट करता है तब ये फॉर्म करता है, ClO फॉर्म करता है और
ऑक्सीजन फॉर्म करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी के ऊपर पे हैं, डिप्रेशन के ऊपर पे हैं। जैसा कि हमने आपको बोला था स्ट्रैटोस्फीयर में, जैसा कि मैंने आपको बोला था स्ट्रैटोस्फीयर में जेट प्लेन्स होता है। स्ट्रैटोस्फीयर में जेट प्लेन्स होता है। स्ट्रैटोस्फीयर में जेट प्लेन्स होता है, ठीक है। तो जेट प्लेन्स ही ये सब गैसेस रिलीज करता है। जेट प्लेन ही ये सब गैसेस को रिलीज करता है। स्ट्रैटोस्फीयर पे जेट प्लेन्स उड़ता है, जेट प्लेन्स ही ये सब गैसेस को रिलीज करता है और यही गैसेस ओजोन लेयर में होल पैदा करता है। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्ट्रैटोस्फीयर पे जेट प्लेन्स होता है, जेट प्लेन्स से ये गैसेस रिलीज होता है ड्यू टू दिस gases ozone holes create. Due to these gases ozone holes create. स्ट्रैटोस्फीयर पे जेट प्लेन्स उड़ता है, जेट प्लेन से ये गैसेस रिलीज होता है। इस गैसेस की वजह से ड्यू टू दिस गैसेस ओजोन होल क्रिएट होता है। उसके बाद जैसा कि एक और रिएक्शन है, देखिए इसे मैं इरेज करता हूँ, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोला था। ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, ये इक्वेशन लिखना NO plus O3 gives us NO2 plus O2। उसके बाद NO2 plus O gives us NO plus O2। ये दो देख लीजिए, ये अब हम लोग बात करेंगे ये NO। देखिए एक पॉइंट लिखिए, NO is produced at very high temperature। NO produced at very high temperature within, कहाँ पे, within the jet planes। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, गैस इज प्रोड्यूस एट वेरी हाई टेम्परेचर विद इन द जेट प्लेन्स। कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो आप लोग बोलिएगा NO प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे एक और क्वेश्चन है, एक और पॉइंट है जो हम लोग अभी यहाँ पे लिखने वाले हैं। इसको हम इरेज करते हैं। ये इक्वेशन कॉपी कर लीजिए, ये इक्वेशन
आता है एग्जाम पे, ऐसा इक्वेशन आता है, राइट वन इक्वेशन और राइट NO इक्वेशन विच हेल्प इन द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये आता है, या ऐसा मतलब सिंपल क्वेश्चन दे देगा, राइट वन इक्वेशन, वन गैस इक्वेशन विच हेल्प्स इन ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, ये जैसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये लिखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से हम लोग को क्या क्या हार्मफुल होता है, हम लोग उसके बारे पे डिस्कस करने वाले हैं। हार्मफुल effects of destruction of ozone layer। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर मतलब ओजोन लेयर पे जो छेद होता है, ओजोन होल जो बन जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर मतलब उस होल से हम लोग को क्या इफेक्ट्स होता है, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होता है, हम लोग उसका पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग मतलब बोल सकते हैं ओजोन लेयर से हम लोग को स्किन कैंसर होता है। फर्स्ट पॉइंट, स्किन कैंसर होता है। सेकेंड पॉइंट, एग्रीकल्चर मतलब हम लोग का डिस्ट्रॉय होता है, एग्रीकल्चर में इफेक्ट होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, it damage the bacteria, algae, living in aquatic ecosystem। ये जस्ट मैंने ऐसा नॉर्मल पॉइंट्स आप लोग को नोट डाउन करने के लिए दिया है। ऐसा पॉइंट्स एग्जाम पे आता है कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, स्किन कैंसर होता है, एग्रीकल्चर पे मतलब इफेक्ट होता है, इट डैमेज द बैक्टीरिया, एल्गे, मतलब और भी है, लिविंग इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये डैमेज करता है बैक्टीरिया, एल्गे कहाँ पे, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में रहता है। ये हार्मफुल इफेक्ट है ओजोन लेयर का डिप्लेशन के ऊपर पे, डिस्ट्रक्शन के ऊपर पे, या कुछ भी बोल सकते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन प्लीज गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। लेक्चर नंबर 3 पे इम्पोर्टेंट नोट्स आएगा इस चैप्टर के ऊपर पे, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए इरेज करता हूँ, क्या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उतारना इसे इम्पोर्टेंट है। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर पहले लिख लेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इट इज द increase in the average temperature of Earth's atmosphere and oceans, that is air and sea on Earth's surface. The main cause, यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर, सॉरी व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उसका भी आंसर। द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर, नंबर 1 पॉइंट दे सकते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, burning on fossil fuels like coal, oil and natural gases. Increasing greenhouse gases, burning forest, create pastures, plantation and carbon accumulation। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये वाला, नोट डाउन कर लीजिए। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, द मेन कॉज, यहाँ से what are the main causes of global warming। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया हम लोग के, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया। द मेन causes of global warming are burning of fossil fuels
like coal, oil and natural gases increasing greenhouse effect. ये नंबर 2 हो गया. इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, ये नंबर 3 हो गया. बर्निंग फॉरेस्ट. सो गाइस, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ रहे थे. हम लोग पढ़े द ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कॉज होता है, वो मेन कॉज क्या था? बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट था और सब भी था. हम लोग वो सब पढ़ रहे थे. अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में. ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हम लोग इसके बारे में अब जाएंगे पढ़ने के लिए. देखिए, it is a process by which natural thermal radiation from a planetary surface is absorbed by atmospheric greenhouse gases. एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस से जो अब्जॉर्ब, देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है बाय विच नेचुरल थर्मल रेडिएशन फ्रॉम अ प्लैनेटरी सरफेस इज ऑब्जर्व. प्लैनेटरी सरफेस से ऑब्जर्व होता है बाय किससे? एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस से. अब यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, मैंने यहाँ पे हेडिंग देख के मैंने यहाँ पे मतलब हाईलाइट किया है. ग्रीन हाउस गैसेस है CO2, N2O, CH4, CF6, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है. उसके बाद आयन इज रेडिएटेड एंड आयन इज री-रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन. इन ऑल डायरेक्शन, ये फिर से ऑल डायरेक्शन में री-रेडिएट हो जाता है. इट मेनली रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन ऑफ एवरेज सरफेस टेम्परेचर. मतलब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ये सब टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करता है. हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का डिफिनेशन पढ़े थे, वो एवरेज टेम्परेचर ऑफ सीज अर्थ सरफेस का वो इंक्रीज करता है, वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर को. ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करता है. तो ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में था. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट, सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. आप लोग इसे नोट कर लीजिए. हाँ, इट इज अ प्रोसेस बाय विच नेचुरल यहाँ पे होगा थर्मल. चलिए आप लोग नोट कर लीजिए झटपट. या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, इरेज कर देते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स झटपट. अब हम लोग लिखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. नंबर 1 पॉइंट होता है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट्स. इट विल results in low agriculture field, low agriculture yield. नंबर 2 पॉइंट होगा, नंबर 2 पॉइंट होगा it will increase, it will increase the frequency and intensity of extreme weather events. जैसा कि होता है ड्रॉट, फ्लड्स,
hurricane because of changes in the pattern in the pattern of winds and ocean currents। तो गाइज हम लोग थे इट विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, एक्सट्रीम इंक्रीज कर देता है। किस पे, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है ऑफ एक्सट्रीम वेदर पे, वेदर इवेंट्स पे वो इंक्रीज करता है। और वो वेदर इवेंट्स ड्रॉट है, फ्लड है, ह्यूरिकेन है, और भी हो सकता है। क्यों होता है ये इंक्रीज? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन पैटर्न ऑफ विंड्स, मतलब विंड का पैटर्न चेंज हो जाता है, ओशन करेंट्स में कुछ चेंजेस हो जाता है, इसलिए हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हम लोग को ये सब इफेक्ट्स दिखने को मिलता है। ड्रॉट, फ्लड, हरिकेन हम लोग को देखने मिलता है। इसके आगे, मतलब इसके पहले वाला पॉइंट था वो एग्रीकल्चर पे, इससे पहले वाला पॉइंट था एग्रीकल्चर को हम लोग लो कर देते हैं, तो हम लोग का ये इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हो गया। और हम लोग इसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आज का लेक्चर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का सम मेजर्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा। सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर ले, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, सब बुक का पॉइंट है आप लोग का, आप लोग को कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इरेज करते हैं इसे, सब बुक से लिखवा रहा हूँ, बाहर से कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ। अगर बाहर से लिखवा रहा हूँ तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बोलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मेजर्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस gases। measures to reduce greenhouse gases, मतलब measures to reduce, क्या measures हो सकता है reduce करने में किसको? ग्रीन हाउस गैसेस को। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है? CO2 होता है, N2O होता है, CFCs होता है और CH4 होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैसेज होता है मेनली। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या मेजर्स लेना पड़ता है? चलिए हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट टू रिड्यूस। फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल controlled use of fossil fuel। सेकेंड पॉइंट, ये 2 मार्क्स में आता है तो हम लोग 2-3 पॉइंट लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कार्स विथ old engine, cars with old engine to be rejected। थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कंट्रोल इन इंडस्ट्रियल pollution। control in industrial pollution and gases emitted by vehicles। So guys, हमने ये 3 पॉइंट लिखा है,
ये 3 पॉइंट मैं आपके बुक से ही लिखवाया हूँ। तो ये 3 पॉइंट ही इजी मुझे लगा आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आएगा। और ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा 2 मार्क्स में। ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, या 1 मार्क्स से भी आ सकता है। पूछेगा गिव राइट 2 मेजर्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, या राइट 1 मेजर्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप ये 2 पॉइंट लिख दीजिएगा या 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स आना ही आना है। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इजी है, सिंपल है। कंट्रोल यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग कम यूज करना पड़ेगा। कार्स विद ओल्ड इंजन टू बी रिजेक्टेड, कार्स जो ओल्ड इंजन वाला जो कार्स है उसको हम लोग को रिजेक्ट कर देना पड़ेगा। कंट्रोल इन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड गैसेस एमिटेड बाय व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल का जो इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन को हम लोग को मतलब कम करना पड़ता है, और जो गैसेस एमिटेड होता है वो व्हीकल से, वो गैसेस को भी हम लोग कंट्रोल करना पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसेस के रिड्यूशन में यही मेजर्स हेल्प करता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये सब बुक का है, बुक का पेजेस में है। इसका पेज है पेज नंबर 5 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जिनके पास बुक नहीं है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। हम लोग अगले लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फिर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में। शॉर्ट लेक्चर होगा, शॉर्ट मतलब वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होगा, लेक्चर शॉर्ट नहीं होगा। फिर हम लोग सम क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होते हैं माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चंस मैं दूंगा। अगर वो क्वेश्चंस का आंसर बुक पे हुआ तो आप लोग बुक से पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आंसर्स दूंगा। और जो क्वेश्चंस का आंसर बुक पे नहीं मिलेगा, या वो क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट रहते इस चैप्टर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन का मैं आंसर भी लिखवा दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ग्रीन हाउस इफेक्ट तक था। अगला लेक्चर फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल के बारे पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास, बायोगैस के ऊपर पे हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था गाइस। टिल नाउ गुड बाय। घर पे रहना, सेफ रहना, बाहर इस सिचुएशन पे मत निकलना। स्टे होम, स्टे सेफ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।